हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया हो। मेंस की तैयारी जोर शोर से चल रही हो, एकदम धाकड़ वे में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर। अब आते हैं आज के लेक्चर पे, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है इस लेक्चर का, इस टॉपिक का। तो पहले हम इसके मैप को समझ लेते हैं फटाफट। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में भारत के 8 स्टेट हैं, 8 राज्य हैं। अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का पार्ट भी आता है। और जो पहले ये जो मैंने आपको एकदम राइट साइड में जो स्टेट्स हैं, ये 7 स्टेट, इनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है। और लैंग्वेज यहाँ पे मोस्टली तिब्बतो बर्मन है, तिब्बतो बर्मन। मतलब यहाँ से ओरिजिन हुई है भाषा यहाँ की। और ये जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, बहुत ही खूबसूरत रीजन है, बहुत वाइब्रेंट कल्चर है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, एथनिसिटी में डाइवर्सिटी है, काफ़ी सारे रिलीजन्स हैं, ट्राइब्स बहुत सारी हैं। तो जहाँ आपको पता है ट्राइब होती हैं, काफ़ी सारा कल्चर उनका अलग होता है, एकदम यूनिक कल्चर होता है। नॉर्थ ईस्ट बेसिकली एक पैराडाइज है और अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है, जैसा मैंने अभी कहा। राइट, इनकी वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है, यूनिक है, और लोग तो हैं ही। कल्चर से भरा पड़ा है ये रीजन। तो इसकी अगर डेवलपमेंट हो तो टूरिज़्म तो यहाँ पे बहुत फूल सकता है, अच्छे से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है इसको। फिर इसका अगर हम देखें कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है इस रीजन का, यहाँ पे ऑयल, कोल, फिर यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स, ज़मीन यहाँ पे अच्छी है, फर्टाइल है। टी का यहाँ पे बहुत फेमस प्रोडक्शन होता है। राइट। फिर और भी कुछ ऐसे एनेक्डोट्स मैं आपको बताऊँ, छोटे छोटे तो फैक्ट्स। यहाँ पे वर्ल्ड की, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है मजूली में, असम में मजोली में सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। और सबसे क्लीन, सबसे साफ सुथरा गांव एशिया का माओलेनोंग में है, शिलोंग में, मेघालय में। ओके, माओलेनोंग, इसको ये स्पेलिंग थोड़े से अलग हैं, माओलीनोंग। राइट। तो इतना कल्चरली देखो, इतनी सारी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की, और ये इसमें ये चीज़ें हैं, मतलब इंसर्जेंसी के बावजूद। तो इतना कल्चरली और एथनिकली ये इतना डाइवर्स है। 200 से ज़्यादा यहाँ पे एथनिक ग्रुप हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, सोशल कल्चरल आइडेंटिटीज़ है लोगों की अलग अलग। तो ये जो रीजन है ये वैसे 8% है देश का, जोग्राफिकली 8% है, और 4% इसमें पॉपुलेशन है भारत की। अब आप सोच रहे होगे एथनिक एथनिक क्या है? एथनिक, या देखिए एथनिक ग्रुप जो होता है, या एथनिसिटी, ये जो टर्म्स है ये एक ही चीज़ है। एथनिसिटी या एथनिक ग्रुप क्या होता है? ये कुछ लोग होते हैं, लोगों का ग्रुप होता है जो एक ही लैंग्वेज, एक ही कल्चर, सोसाइटी, रहने सहने का तरीका, हिस्ट्री उनका, रिलीजन आप बोल सकते हो, तो ये सब जब कुछ लोगों का एक जैसा होता है तो वो एक एथनिसिटी के कहलाते हैं। समझे? तो मतलब क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कुछ ग्रुप की, किसी एक ग्रुप की, और उनका जब एक जैसा कल्चर, रिलीजन, मान्यताएं होती हैं, एंसेस्ट्री एक जैसी होती है, तो वो एक एथनिक ग्रुप बन जाता है। जैसे अगर मान लो आप 10 पीढ़ी से एक ही जगह पर रह रहे हो, तो आपका वो एथनिक ग्रुप हो जाएगा। ओके, आई होप ये समझ गए हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये भारत से कैसे कनेक्टेड है, ये रीजन जो है भारत से कैसे कनेक्टेड होता है? ये एक बहुत ही पतली सड़क है, मतलब सड़क क्या, रीजन है। मतलब अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखो तो ये मात्र 23 किलोमीटर पड़ता है ये रीजन। ये एक कॉरिडोर है, इसको चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं, मुर्गी की गर्दन टाइप्स इसका नाम है। इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये 7 सिस्टर्स को सेंट्रल इंडिया से कनेक्ट करता है। फिर यहाँ पे अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखें, जैसे ये फीचर ज्योग्राफिकल फीचर है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ज़्यादातर हिली एरिया है, आसाम के अलावा मैक्सिमम हिली एरिया है, और काफ़ी ज़्यादा रूरल है ये एरिया, नॉर्थ ईस्ट एरिया, और ज़्यादातर ट्राइब्स हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्राइब्स के लिए क्या इशू हो रहा है,
उन पे आइडेंटिटीज थोपी जा रही है, उनको बोला जा रहा है आप मेन स्ट्रीम का पार्ट बनो, लेकिन ट्राइब्स को फ़ायदा नहीं बताया जा रहा उस चीज़ का, और उनसे उनका ट्रेडिशनल जो हक है वो भी छीन लिया जा रहा है। ये सब इशू चलो हमने डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे भी ये बहुत इश्यूज आ रहे हैं। फिर अब थोड़ा इंटरनेशनल एंगल से देख लेते हैं फटाफट। भारत का जो ये रीजन है वो बाउंड्री शेयर करता है, देखो, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ। तो इस वजह से भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जैसे हमने देखा है चाइना की वजह से, और भूटान का जो रीजन है यहाँ पे, वहाँ पे कितने इश्यूज आते हैं। जैसे डोकलाम 2017 में, डोकला जो ढोका ला उसका मतलब एक्चुअल नाम है, वो जो साइट है वहाँ पे इंडिया चाइना का मतलब झड़प हो गई थी, है ना। डोकलाम प्लेटू के थोड़ा सा नीचे होता ही। फिर यहाँ पे चाइना भी बोलता रहता है ये रीजन मेरा है, अरुणाचल वाला कुछ कुछ। तो ऐसे ये सब चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे ये जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी के हिसाब से। इंटरनेशनल रिलेशन में आपने पढ़ा होगा। एक बस यहाँ मैं फैक्ट बता देता हूँ, 99% बाउंड्री जो है इस रीजन की, जो बॉर्डर है, बॉर्डर वो इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भूटान के साथ। और 40% जो टोटल भारत का बॉर्डर है ना, टोटल बॉर्डर, उसका 40% तो यहीं पे है। तो इसीलिए ये रीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, और इसीलिए इसमें सिक्योरिटी भी इतनी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे लिए एक ब्रिज भी है, कहाँ के लिए? साउथ ईस्ट एशिया के लिए। चलो फटाफट एक डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, इंसर्जेंसी क्या होता है। भारत का जो डॉक्ट्राइन है, एक डिफेंस डॉक्ट्राइन जो इसका, और ये सब कन्वेंशनल होता है। मतलब ये सब कन्वेंशनल मतलब नॉर्मल जो चीज़ नहीं होती ना। जैसे देखो, मुंबई एक अर्बन शहर है, दिल्ली एक अर्बन शहर है। अगर आप गुड़गांव के पास जाओगे तो वो सब अर्बन हो जाएगा, सब मतलब उसके नीचे। तो कन्वेंशन से थोड़ा अलग, जो नॉर्मली होता है उससे अलग। ये डेफिनेशन प्रॉपर है, इड्सा वेबसाइट से है ये डेफिनेशन, तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट इन द एग्ज़ाम। तो ये क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड आर्म स्ट्रगल होता है कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ। और इसके अंदर रीज़न क्या होते हैं? आइडियाज़ हो सकते हैं, लोगों के विचार नहीं मिल रहे हों। एथनिक हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि एथनिक एक ग्रुप होता है लोगों का जिनकी शेयर्ड कल्चर होती है, सबकी एक ही कल्चर होती है, तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे हों। या फिर लैंग्वेज का इशू हो, या फिर और कोई सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीज़न हो, या फिर फंडामेंटलिज्म हो, मतलब रिलीजन में एकदम लोग बिलीव करते हैं कि नहीं, हमारा स्टेट तो रिलीजन के हिसाब से चलना चाहिए। या फिर एक्सट्रीमिज्म। तो सो कोई भी रीज़न हो इनमें से, और वो स्टेट के खिलाफ अगर ऐसा लड़े, है ना, उनके स्टेट के खिलाफ खड़े हों, कई बार इसमें फॉरेन सपोर्ट भी होता है, तो उसको इंसर्जेंसी बोलते हैं। तो अब इसमें और एक और पॉइंट क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जैसे चाइना इंटरफेयर करता ही होगा नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी में, तो इस वजह से इसको कैटलिस्ट मिलता है। कैटलिस्ट तो केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, मतलब इसको एक तरीके से सपोर्ट मिलता है। और नॉर्थ में अगर आप देखोगे, जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पे ऑब्वियसली पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तो इंसर्जेंसी ये होती है। एक्सट्रीमिज्म हमने पढ़ा है, जब भी कोई इंसान या ग्रुप या देश कोई भी एकदम एक्सट्रीम विचार रखे, पॉलिटिकल या रिलीजियस। मिलिटेंसी क्या है, ये हमने शायद पहले नहीं पढ़ा है। ये एक कंडीशन है जिसमें आप वायलेंस को यूज़ करते हैं, बस सिंपल, बंदूक उठा लेते हो आप इसमें। तो इसमें इंडिविजुअल या ग्रुप वायलेंस करने लग जाता है, और इसके अंदर आता है टेररिज्म या फिर इंसर्जेंसी, इसका पार्ट होते हैं। इसके टाइप हैं मिलिटेंसी, टेररिज्म और इंसर्जेंसी, ये है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उल्टा, मतलब इंसर्जेंसी में भी एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं जो हमला ना करें, समझ रहे हो। तो इंसर्जेंसी में ऐसा नहीं है कि जो भी मतलब गोली चला रहा है वो इंसर्जेंट है। इंसर्जेंट वो भी होते हैं जो आइडियोलॉजी रखते हैं, एक्सट्रीम आइडियोलॉजी। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे एक, इंसर्जेंट तो इंसान हो गया, नहीं, इंसर्जेंसी अगर हो रही है ना, जैसे जैसे माओइज्म है, अगर वो एक इंसर्जेंसी है, नॉर्थ ईस्ट में अगर इंसर्जेंसी हो रही है, तो लोग जो विचार करने वाले हैं ना, जो लोग सिर्फ थॉट रखते हैं कि हाँ हमें अलग से स्टेट चाहिए, तो वो वाले भी इंसर्जेंट हो गए। ज़रूरी नहीं है
कि इंसर्जेंट जो हैं सिर्फ वायलेंस करते हों, वो थिंकिंग भी रख सकते हैं जो देश के खिलाफ जा रही हो। अच्छा, फिर नॉर्थ ईस्ट में जो रीजन है उसके अंदर कन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं, किस टाइप के हैं, कैटेगरीज क्या हैं। पहला तो है एक नेशनल, ये बोलते हैं कि भाई हमारा तो अलग से देश होना चाहिए, हमारा होमलैंड ही अलग है, हम भारत के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। ये कि जैसे कौन है, ULFA, पढ़ेंगे इसके बारे में ब्रीफली। असम में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN। तो जो NSCN वाले हैं वो भी अलग चाहते हैं अपना रीजन। सॉरी वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया आई थिंक। तो NSCN जो है एक वो भी इशू देता है नागालैंड में। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स, एथनिक मैंने आपको टर्म अभी समझा दी। इसमें क्या होता है, जो ट्राइबल्स होते हैं, जो ग्रुप हैं, कोई भी ग्रुप है, वो अपने कल्चर को डोमिनेट रखना चाहता है या फिर अपने कल्चर को आगे रखना चाहता है, बस इसमें ये होता है। एथनिक मतलब जिनका कल्चर सेम होता है, तो एथनिक कन्फ्लिक्ट में क्या होता है, वो लोग अपना ही कल्चर आगे रखना चाहते हैं, सीधी सी बात, समझ गया ना। तो ये कन्फ्लिक्ट बहुत देखा जाता है, असम में तो बहुत देखा जाता है। सब रीजनल कन्फ्लिक्ट्स, सब रीजनल मैंने आपको समझाया, जैसे अगर दिल्ली मेट्रो सिटी है या अर्बन सिटी है, तो गुड़गांव या उसके आसपास के एरिया, नोएडा, सबर्बन कहला सकता है। जैसे मुंबई है तो थाने इज सबर्बन सिटी, घाटकोपर इज अ सबर्बन सिटी, ऐसे। तो सब रीजनल कन्फ्लिक्ट्स मतलब एक रीजन के अंदर छोटे छोटे रीजन भी अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये क्या है, इनकी भी अपनी इच्छाएं हैं, ये भी फिर स्टेट गवर्नमेंट से लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो स्टेट से लड़ेंगे ना, डायरेक्ट सेंटर से नहीं। सब रीजनल है, ये रीजनल नहीं है। जैसे कि यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडारिटी इन आसाम। तो ये कन्फ्लिक्ट्स को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर में दे सकते हैं। फिर आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। थोड़ा सा अगर हमें समझ में आएगा कि हिस्ट्री क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अब समझ में आएगा कि ये कितना जायज़ है या नहीं जायज़ है और इसको कैसे टैकल करना चाहिए। वही बात है ना, जब तक आपको किसी चीज़ की जड़ नहीं पता, आप उसको हटाओगे कैसे। तो देखो ये रीजन जो है एथनिकली, एथनिक आपको समझ में आया है कि, आई होप, एथनिकली, लिंग्विस्टिकली, भाषा के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से भारत से बहुत अलग है। मतलब जो मेनलैंड इंडिया है, जो उसका कल्चर है उससे काफ़ी अलग कल्चर है। लेकिन ये जो कल्चर है और एथनिसिटी है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं होता इससे। और इशू क्या आ जाता है, जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था और उसके बाद जब स्टेट बाउंड्रीज बन रही थी, तब ये जो एथनिक जो थे ना आइडेंटिटीज़ लोगों की, जो कल्चर था, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, उसको ध्यान में रख के बंटवारा नहीं हुआ स्टेट्स का। मतलब एक प्रॉब्लम एरिया ये है नॉर्थ ईस्ट में कि जब टेरिटरी ऑर्गेनाइज हुई थी, तो एथनिक और जो कल्चरल इनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो इग्नोर हो गई थी 1950 के दशक में। इस वजह से असंतुष्टि है लोगों में, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं आगे ला पा रहे। समझ रहे हो आप, जैसे पंजाब की एक तरीके से आप बोल सकते हो एक आइडेंटिटी है जनरली, लेकिन असम में ऐसा नहीं है, अरुणाचल में ऐसा नहीं है, ऐसे खासकर नागालैंड और ये मणिपुर एरिया जो हैं, इसमें बहुत ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि लोग अपनी आइडेंटिटी नहीं बोल पाते, एक ही स्टेट में कई सारे ग्रुप हैं। तो ये है यहाँ पे इशू। अब इंडिपेंडेंस से पहला कैसा हाल था, देखो 100 से ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप हैं नॉर्थ ईस्ट में, 100 से ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप, उन सबका अपना कल्चर है, सबकी अपनी हेरिटेज है, सबका अपना कस्टम्स है, सबकी अपनी रीति रिवाज है। ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या होता था, ये बहुत इनकी मेजॉरिटी थी, क्योंकि यहाँ ट्राइबल्स ही रहते थे, नॉन ट्राइबल्स नहीं थे। समझ रहे हो, तो मेजॉरिटी कौन था, ट्राइबल्स। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, इनको एक अलग से स्टेटस दे दिया कि आप अलग से अपना रहो और हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपकी सोसाइटी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और दूसरों को आने भी नहीं देंगे। ब्रिटिशर्स ने ये भी किया, आउटसाइडर्स अलाउ नहीं थे यहाँ पे कि यहाँ इस एरिया में आके वो लोग लैंड खरीद सकें। बट ब्रिटिशर्स ने फिर बहुत शाणे हैं, वो तो आपको पता ही है, उन्होंने अपना कुछ ना कुछ खुजली तो करनी थी। तो उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज जो उनके एक तरीके से प्रीस्ट होते थे, जो दूसरी जगह पे जाके क्रिश्चियनिटी फैलाते थे, वो यहाँ पे आ गए। उन्होंने स्कूल बनाए,
उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, चर्चेज बनाई। तो मिशनरीज जो थे बहुत सारे चेंजेस लेकर आए, बहुत सारे प्रोग्रेसिव आइडियाज़, नए नए न्यू मॉडर्न आइडियाज़ लेकर आए। किनके मन में? ट्राइबल यूथ। तो इससे क्या है, ब्रिटिशर्स ने एक फ़ायदा उठाया कि भारत के खिलाफ कर दिया उनको। समझ रहे हो? जो नेशनलिस्ट थे वो यहाँ पे असर नहीं डाल पा रहे थे। ये जो एरियाज थे ये क्योंकि यहाँ पे मिशनरीज आ गए थे, तो यहाँ पे वो लोग फिर ब्रिटिशर्स का जो कल्चर थे उसको सपोर्ट करते थे। तो ये पॉलिसी बहुत बड़ा रीज़न है कि ये लोग जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है ये हमारे से या तो भारत के दूसरे पार्ट से थोड़ा आइसोलेटेड है, कल्चर मिक्स नहीं हो पाए हमारे, ये प्रॉब्लम है। फिर से एक बार बता देता हूँ, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी मिशनरीज़ को लाने की और दूसरे लोगों को बाहर करने की, उस वजह से जो इंडियन नेशनलिस्ट थे इंडिपेंडेंस से पहले वो इनको नॉर्थ ईस्ट एरिया को भारत के स्ट्रगल में ला नहीं पाए ज़्यादा, और इस वजह से आइसोलेशन ज़्यादा बन गया ये जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की। तो इस वजह से मोस्टली कोई भी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इवन के मतलब धंधा करने का भी कोई तो वो नहीं था कांटेक्ट, बिजनेस कांटेक्ट भी नहीं थे। तो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, स्ट्रगल पूरा 50-70 साल का जो भी स्ट्रगल था, और उसके बाद जो इतना इम्पैक्ट आया भारत में दूसरी जगहों पर, वो यहाँ पे आ ही नहीं पाया। तो इसीलिए यहाँ पर वो फीलिंग नहीं आ पा रही थी कि ये एक आज़ाद देश का पार्ट है, क्योंकि इनके लिए कुछ ज़्यादा चेंज ही नहीं हुआ। और ये पॉलिसी ब्रिटिशर्स की भी थी, वो चाहते ही नहीं थे कि भारत के नेशनलिस्ट यहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए कुछ कर सकें। तो भारत का जो ये हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट, इंडिपेंडेंस से पहले इनके लिए आउटसाइडर्स पता है कौन थे? सिर्फ ब्रिटिशर्स, मतलब इनके लिए दुनिया बाहर वही थी। तो यहाँ पे जो इनकी वो थी एक तरीके से आप कह सकते हो एलिजियंस जो है, मतलब ये लोग किस चीज़ को मानते हैं, तो वो भारत का जो नया देश बना था आज़ाद भारत, वो उसके लिए आया ही नहीं, फीलिंग ही नहीं आई। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान बन गया तो और फीलिंग नहीं आई। तो फिजिकल कनेक्शन, क्योंकि इसकी वजह से वो बांग्लादेश, मतलब वो जो रीजन मैंने आपको दिखाया, इसलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर दिखाया मैंने आपको, तो भारत से कनेक्शन इनका बहुत टूट गया और बहुत कम हो गया, लिमिटेड हो गया। ठीक है, तो ये इशू है इंडिपेंडेंस से पहले। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? सेंटर ने, देखो जो केंद्रीय सरकार थी उन्होंने ये तो काम किया कि लोगों से मिला जाए, और इसी चीज़ के लिए 6th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इस रीजन के लिए दिया गया, और बोला कि आप अपने ऊपर राज कर सकते हैं, आपको ऑटोनॉमी दी जाएगी। फिर यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन भी कर दिया, रीजनल काउंसिल्स भी बनाए गए। तो थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं, पहले सिर्फ असम था और एक यूनियन था। यूनियन टेरिटरी कौन सी थी? नेफा करके, नीफा नेफा जो भी बोल सकते हो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो वो पूरा नॉर्थ ईस्ट था और आसाम था। उसके बाद नेफा को अरुणाचल प्रदेश का नाम दे दिया और एक सेपरेट स्टेट बना दिया 1987 में। तो नीफा डेवलप हो रहा था, ओके। तो नीफा जैसे जैसे डेवलप हो रहा था, दूसरी कंट्री के साथ भी कांटेक्ट बढ़ रहा था, लेकिन ट्राइबल्स के इशू फिर भी आने लगे। तो ये ट्राइबल्स का जो इशू है, ये तो मैंने थोड़ा आगे की बात बता दी 1987, लेकिन ये जो देखो नीफा के अभी तक बंटवारा नहीं हुआ उसका, ओके, वो चेंज नहीं हुआ अरुणाचल में। तो ये जो काम चल रहा है, डेवलप हो रहा था दूसरे, मतलब अपने हमारे जो मतलब भारत के साथ डेवलप हो रहा था, लेकिन जो ट्राइबल एरियाज थे जो असम के पार्ट थे उसमें बहुत इश्यूज आ रहे थे। तो 1950s में अराउंड 55-56 के पास एक अनगामी जापू फिज़ो थे, AZ फिज़ो, इनका फ़ोटो मैंने अगली साइड में रखा है। AZ फिज़ो जो थे, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया नागालैंड में, और उसके बाद वो फैल गया मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय सब रीजन में। फिर 1960 में असमीज़ ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी स्टेट की, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। इससे और रिएक्शन आ गया, ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट थे ना उनमें और इशू आ गया कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो असमीज़ और बंगाली जो लोग थे वहाँ पे उनसे एलियनेट हो गई, मतलब दूर हो गए, और क्योंकि ट्राइबल्स का अपना ही था ना सब कुछ, लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग।
तो ट्राइबल अपनी आइडेंटिटी खोने के डर के मारे ये सब मतलब इंसर्जेंसी में पार्ट लेने लगे या फिर एक अलग स्टेट की डिमांड करने लगे। तो ये यहाँ पे इशू है। तो अनगामी जापुफिसो हैं ये, इनको नागास बोलते हैं, फादर ऑफ द नागा नेशन। तो इन्होंने रिवोल्ट, वायलेंट रिवोल्ट इन्होंने ही स्टार्ट किया था। फिर और क्या हुआ, बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, एजिटेशंस हुई। 1969 में यही डिमांड्स वगैरह के चक्कर में ही 1969 में मेघालय बना दिया गया आसाम से। लेकिन उस टाइम इसको पूरा स्टेटहुड नहीं दिया था, ऑटोनॉमी थी, लेकिन ऑटोनॉमी थी। बाद में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा स्टेटहुड बन गए 1972 में। फिर नागालैंड, मिजोरम में भी वो बोल रहे थे नहीं नहीं हमें स्टेट चाहिए, अलग स्टेट चाहिए। तो नागालैंड को भी 1963 में पहले ही मिल गया था। फिर मिजोरम को भी 1987 स्टेट मिल गया था, और नीफा को 87 में अरुणाचल प्रदेश का नाम दे दिया था। तो ये इनकी एक बहुत शॉर्ट हिस्ट्री है, राइट। तो ये सीरीज समझ में आई अब, ये कहाँ से इशू आ रहा है इसमें, नॉर्थ ईस्ट में। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, नीफा और असम से। ट्राइबल्स का इशू था, ट्राइबल्स को अपनी आइडेंटिटी चाहिए। फिर फीजो जो थे उनके लीडर बने, इन्होंने मोर्चा फैलाया। इनके बारे में पढ़ेंगे आगे डीप में। तो ये ओवरऑल स्टोरी है, समझ रहे हो, ये ओवरऑल स्टोरी है। अभी स्टेट वाइज देखेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर एक ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस है। तो जो हिल एरियाज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे एरियाज़, मैक्सिमम एरियाज़ हिल एरियाज़ हैं यहाँ पे। तो उन्होंने एक APHLC, ये APHLC बनाई 1960 में, और उन्होंने बोला कि हमें अलग से एक राज्य दे दो इंडियन यूनियन में। ये होता है सेसेशनिस्ट लोग, जो पूरा अपना एक राज्य चाहते हैं भारत यूनियन के अंडर। वैसे इसका मतलब ये भी होता है कि अलग भी होना पूरा, लेकिन यहाँ पे यही है इसका मीनिंग कि वो अपना एक अलग से स्टेट चाहते थे। इन्होंने इलेक्शन भी लड़े और काफ़ी वोट्स भी जीते। फिर 1969 में मेघालय को मैंने अभी बताया स्टेट विद इन स्टेट दे दिया था, इन्हीं की मूवमेंट की वजह से। फिर स्टेटहुड मिला दूसरों को, और ये जो मतलब ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो ये इनकी मूवमेंट की वजह से हुआ था। तो अभी देखो सरकार ने काफ़ी सारे सीज़ फायर जो अग्रीमेंट्स हैं साइन किए हैं, और बहुत सारे मतलब सरकार ने ये भी अप्रोच रखी है कि बात की जाए, डायलॉग के साथ काम किया जाए, और नेगोशिएशन करी जाए लोगों के साथ, वायलेंस को कम किया जाए। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे, एक जनरली देखोगे चीज़ों को, तो सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है लास्ट 5 साल में। स्पेशली काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स आए हैं। 2015 में आपको पता है एक अग्रीमेंट भी हुआ था, वो भी हम देखेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं पिछले 5-10 साल में, और उसके आउटकम से, उसकी वजह से पिछले 5 साल में खासकर इम्प्रूवमेंट हुई है, वायलेंस कम हुआ है। तो अभी सिचुएशन क्या है नॉर्थ ईस्ट में, इंसर्जेंसी की सिचुएशन क्या है। तो ये ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा है। तो इन्होंने इसके वजह से देखो, सॉरी इसके हिसाब से देखो वायलेंस जो है कितना ज़्यादा कम हुआ है। आप इंसिडेंट्स को देखिए पहले। तो इंसिडेंट्स 1000 से अप्रॉक्सीमेटली 2019 में 61 पे आ गए हैं। एक्सट्रीमिस्ट अरेस्टेड काफ़ी कम हो गए क्योंकि उनकी अमाउंट भी कम हो गई है। किलिंग तो काफ़ी गिर गई हैं क्योंकि अगेन इंसिडेंट्स कम हो गए। तो स्पेशल फोर्सेस की जो डेथ थी 19 में हुई नहीं। सिविलियंस तो बहुत 4 हो गए 100 से। सरेंडर भी कम है। तो बेसिकली सब कम हो रहा है, क्योंकि अगर वायलेंस करने वाला ही नहीं है तो वायलेंस नहीं होगा। तो ये जो प्रोफाइल है ये है 2012 से 19 तक। तो इस डेटा को आप कहीं पे भी कोट कर सकते हो, ये ऑफिशियल डेटा है। तो और क्या चीज़ें हैं देखो, त्रिपुरा और मिजोरम में तो है ही नहीं, ऑलमोस्ट नो इंसर्जेंसी, बहुत कम हो गया है, और इनमें बहुत इंप्रूवमेंट आई है, इन्होंने बहुत काम किया है। और थोड़ा सा इंसर्जेंसी बढ़ी है नागालैंड में, लेकिन 2013 से अगर आप देखोगे तो सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हुई है, जैसे इस डेटा में मैंने आपको बताया। और 2018 में सबसे कम इंसिडेंट्स हुए हैं 1997 से। और लेकिन एक इशू ये भी है कि असम, मणिपुर, नागालैंड, इसमें अभी भी इश्यूज हैं, और एक कंटिन्यूसली अभी भी इशू बना हुआ है भारत के लिए। 2018 में, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया। 17 में इंसर्जेंसी इंसिडेंट, फैक्ट्स हैं ये ऑफिशियल अगेन। 2017 से अगर कंपेयर किया जाए तो इंसिडेंट जो हैं वो घट गए हैं
18% 2018 में। ओके, सिमिलरली 25% रिडक्शन है किस में, डेथ्स में, किसकी, सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस की। तो ये भी अगेन ऑफिशियल डेटा है। अब पढ़ते हैं स्टेट वाइज, मतलब हर एक राज्य का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड देखते हैं, इश्यूज क्या है। तो पहले आते हैं नागालैंड में। तो पहली जो इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी और जो काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है वो नागालैंड के अंदर ही स्टार्ट हुई थी अंडर AZ फिजो 1950s में। तो ये आप देख सकते हो मैप नागालैंड, बस इसका पोजीशन देख लो आप, ऐसे डिस्ट्रिक्ट को तो इतना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ ये हेल्प करता है मेमोरी के लिए, एक विजुअल लर्निंग के लिए। तो यहाँ पे है नागालैंड। तो नागा इंसर्जेंसी ये सबसे ज़्यादा टॉप पे कब पहुँची पता है, 1956 में। और आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हुआ था, मतलब लड़ाई झगड़ा, गोली आर्म्स के साथ झगड़ा हुआ था पूरा। ये किसने हेड किया था, नागा नेशनल काउंसिल ने। ये क्या चाहते थे, नागा टेरिटरीज भारत से अलग चाहते थे कि वो एक अपना नागालैंड करके एक स्टेट बना ले। तो एक तरीके से इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक अप्रोच सरकार ने लगाई है, जैसे गांधीयन अप्रोच जो है, गांधी जी की अप्रोच जो है कि बात करो, नेगोशिएट करो, हार्ट्स एंड माइंड्स लोगों के चेंज करो। तो उसी वजह से बातचीत कर करके, नेगोशिएशन कर करके उनको ऐसा नहीं कि भारत से अलग, लेकिन एक स्टेट दे दिया, नागा स्टेट, इंडियन यूनियन में ही 1960 में। और ये 1963 में इनॉग्रेट हुआ था, मतलब 1960 में नेगोशिएशन पूरी हो गई थी, बट 63 में स्टेट बन गया था। तो अब इसकी स्टोरी देखते हैं फटाफट। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद केंद्र सरकार ने नागा एरियाज़ जो थे उनको बोला कि आओ आप एक स्टेट बनाएं, मतलब आप इसका भाग बनो, इंडिया का पार्ट बनो। लेकिन नागा लोग जो थे वो थोड़ा कुछ कुछ ऐसे बहुत थे लोग उसमें जो सोचते थे कि हम भारत का हिस्सा नहीं हैं। तो उनके लीडर थे फिजो। तो इन्होंने फिर आर्म्ड रेबिलियन इन्होंने ही किया था, किसके अंडर, नागा नेशनल काउंसिल। तो नागास क्या बिलीव करते हैं कि हम भारत के पार्ट नहीं हैं। और अभी जो है फिर स्प्लिट हो गया था फिर अगेन, और उसके बाद एक मैं बताऊंगा वो स्टोरी। उसके बाद क्या बना था, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये नागा नेशनलिस्ट ग्रुप है, मतलब ये चाहते हैं नागा एक अलग से स्टेट चाहते हैं, राज्य चाहते हैं। इनका मेन एम क्या है, एक सॉवरन स्टेट बनाना। जैसे इंडिया एक सॉवरन स्टेट है, वैसे ही ये भी एक सॉवरन स्टेट बनाना चाहते हैं नागालैंड, जिसमें सारे नागा पीपल हों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के और बर्मा के। बर्मा इज़ म्यांमार। तो इशू क्या था, थोड़ी सी हिस्ट्री देखोगे तो ब्रिटिश एरा में नागास को पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट में पूरा दूर थे सब, ब्रिटिशर्स ने मेनलैंड इंडिया से इनको मिलने ही नहीं दिया था। और आउटसाइडर्स भी नहीं आते थे यहाँ पे, सिर्फ क्रिश्चियंस आते थे। तो इनका जो ट्राइबल था वो ब्रिटिशर्स ने डिस्टर्ब नहीं किया कल्चर। और जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने काफ़ी सारी ट्राइब्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। ये एक बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 45 में क्या हुआ, 1945 में नागा हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना था नागा ग्रुप्स के लिए, जो भी इन्होंने कलेक्टिव एक ग्रुप बनाया। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। 1946 में वो बन गया NNC, जिसकी हमने अभी तक बात करी है यहाँ पे, NNC नागा नेशनल काउंसिल। ये था 46। 45 में कुछ लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका दोबारा अगले साल ही नाम चेंज कर दिया, NNC कर दिया। 75 में फिर बात कर करके, नेगोशिएशन कर करके शिलोंग अकॉर्ड हुआ था। क्या हुआ था, शिलोंग अकॉर्ड। ये थोड़ा माइलस्टोन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, इन लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने अग्री नहीं किया। तो जिन लोगों ने एग्री नहीं किया, वहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि एक टूट गई थी पार्टी, सेपरेशन हो गया था। तो NNC टूट के NSCN में बट गई थी। तो कुछ लोग जो थे काउंसिल के, उन लोगों ने माना नहीं कि भैया ये अग्रीमेंट हम नहीं मानने वाले, तो ये बना दिया इन्होंने फिर NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। अब ये बट गया किसमें, इसाक मूविया में और खापलांग में, मतलब NSCN IM, NSCN खापलांग। अब मैं आगे से यही बोलूँगा अभी, NSCN IM, NSCN K।
और लिख दूंगा साथ में सामने। तो यहाँ पे ये बंटवारा हो गया। 1997 में फिर एक सीज फायर अग्रीमेंट हो गया NSCN IM के साथ, और ये अभी तक चल रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, इनके साथ काम चल रहा है, बातचीत हो रही है। 2001 में भी सीज फायर अग्रीमेंट हो गया था खापलांग फैक्शन के साथ, जो अभी तक चल रहा है। तो देखो, सीज फायर अग्रीमेंट अलग होता है और पीस अग्रीमेंट अलग होता है, ये बात ध्यान रखना, ये आगे काम आएगा। फिर ये एक स्टेट बना। नागा लीडर्स जो थे उनके एक मॉडरेट लीडर्स भी थे, जैसे हर बार हमने हिस्ट्री में पढ़ा है मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट दोनों होते हैं। तो फिजो थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट थे, हार्डलाइनर थे। मॉडरेट जो थे उनके साथ अग्रीमेंट हुआ, उनका नाम था इमकॉन्ग्लिबा आओ। आई रियली डोंट नो प्रोनाउंस मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, बिकॉज आई ट्राई टू फाइंड ऑन इंटरनेट। सो इमकॉन्ग्लिबा एओ जो थे उनके साथ नेगोशिएशन हुआ था, और फिर एक नागालैंड स्टेट बना था 1963 में। ठीक है, तो इस स्टेप की वजह से भारत की यूनिटी इंटेग्रिटी बहुत स्ट्रांग हुई थी, सिक्योरिटी भी स्ट्रांग हुई थी, क्योंकि लोगों के साथ नेगोशिएट करके काम किया गया था, मार काट करके नहीं किया गया था, किसी ने किसी पे थोपा नहीं, ये एक अग्रीमेंट के तहत हुआ था, नॉन वायलेंस के थ्रू हुआ था। और इसी की वजह से जो रेबल्स थे उनका काफ़ी सपोर्ट गिर गया, बिकॉज लोगों ने जब देखा कि विदाउट लड़ाई झगड़े के बिना जब काम हो सकता है तो फिर क्यों कर रहे हो। और ये भी था कि जो यूनियन सरकार थी, केंद्रीय सरकार थी, उन्होंने फिजो के साथ नेगोशिएट करना भी मना कर दिया था नेगोशिएट करने से, क्योंकि उन्होंने कहा था आप वायलेंस मत करो, आप अलग राज्य की डिमांड छोड़ो, हम बात तो करो पहले आके। वो तो कहते नहीं, पहले आप मानो फिर बात करेंगे। तो ऐसा है। लेकिन अभी भी इशू क्या है नागालैंड में, अभी भी मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि नागालैंड एक ऐसा एरिया है, अभी भी वहाँ पे इश्यूज़ हैं। तो वहाँ पे अभी भी पैरेलल गवर्नमेंट चलती है। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब ग्रुप्स हैं, वो अपना ही राज चलाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार का रूल ऑफ लॉ नहीं चलता है। फिर वहाँ पे सीज़ फायर वायलेशन अभी भी होते रहते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं। और एक और बात है कि जैसे 2015 में जो एक स्ट्राइक हुई थी क्रॉस बॉर्डर, जो हॉट परस्यूट वाला जो था, जो हॉट परस्यूट था, ये म्यांमार बॉर्डर के पार गए थे, राइट। तो यहीं पे फिर ये टोटली एक्सेप्ट किया था गवर्नमेंट ने कि हाँ यस वी क्रॉस द बॉर्डर ऑल्सो। तो NSCN खापलांग जो है, NSCN खापलांग, इसके खिलाफ किया था, क्योंकि ये म्यांमार से ऑपरेट कर रहे थे। फिर ये पूरी टाइमलाइन है, इसको अगर आप देखना चाहते हैं आप देख लेना, ये मैंने आपकी असिस्टेंस के लिए रखा है। तो जैसा, और एक और चीज़ है, हाँ 2015 में पीस अकॉर्ड करा गया है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। मैंने आपको बताया ना, सीज फायर का अलग होता है, पीस एग्रीमेंट अलग होता है। तो पीस एग्रीमेंट NSCN इसाक मूविया इनके साथ किया गया है। डिटेल्स अभी तक बाहर नहीं निकली, और ये थोड़ा सा इस पर इशू भी है कि आप क्यों नहीं बता रहे हो, क्या बात हुई है, समझ आया। तो ये एक टाइमलाइन है, इसको आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। सेम चीज़ है जो मैंने बताया है। देखो मेन डेट्स है, 63 है फॉर्मेशन हुआ था, शिलोंग अग्रीमेंट हुआ, उसके बाद सीज फायर अग्रीमेंट NSIM के साथ, NSCN IM के साथ, ठीक है। फिर बंटवारा, ये फिजो का NNC फॉर्म हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो प्री इंडिपेंडेंस है, तो अगर आपको करना है आप कर लेना। फिर एक नागा पीस अकॉर्ड क्या चीज़ है, ये एक फ्रेमवर्क है, 2015 का जो है फ्रेमवर्क है, भारत सरकार ने नेगोशिएट किया है NSCN IM के साथ। इसाक मूविया जो है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मूविया जो फैक्शन है उसके साथ। NSCN खापलांग के साथ ये नहीं है। बट इसके अंदर क्या क्या होगा वो अभी तक साइन नहीं हुआ है, सिर्फ एक फ्रेमवर्क साइन हुआ है, मतलब ऊपर ऊपर से बातें हुई हैं कि हाँ ये होगा ये होगा, ये होता है फ्रेमवर्क। अंदर की चीज़ें जो हैं, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस, क्या आप करोगे क्या आप नहीं करोगे, आप आर्म्स कितने दोगे वगैरह वगैरह, ये सब डिसाइड नहीं हुआ है अभी, ओके। और अभी ये हुआ भी था, देखो 2019 में फरवरी में दिल्ली में एक रैली लाई गई थी कि फाइनलाइज करो इतनी जल्दी, मतलब इसको जल्दी से फाइनलाइज करो, ऑलरेडी 4 साल हो गए हैं। तो नागालैंड में कौन से इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो वो हैं वहाँ पे, और जिनको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है UAPA जो एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंडर
उनको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है या टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो NSCN खापलांग, NSCN-IM, NSCN एक और ग्रुप है KN और NSCN रिफॉर्मेशन। ऑलराइट, तो ये है। और इनको क्या क्या बोला गया है कि देखो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है NSCN खापलांग, तभी तो इसको बॉर्डर के अक्रॉस परस्यू किया था। लेकिन NSCN-IM और बाकी सबके साथ सीज फायर अग्रीमेंट है, तो इसको टेररिस्ट ब्रांड नहीं किया। तो ये था नागालैंड का। अब आगे बढ़ते हैं असम पे। तो ये असम स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ बैठा है देख लीजिए, और ये इनका लोकल मैप है। तो देखिए नागालैंड के बाद असम का इशू जो है वो है बहुत जो रीजन के लिए ख़तरनाक है। 1979 में स्टार्ट हुआ है इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी इशू नहीं, इंसर्जेंसी कि जो लोग थे, लोकल लोग जो है असम के, उन्होंने बोला कि जो इलीगल लोग आके रखे हैं बांग्लादेश से, उनको असम से आप निकालिए। और एक मूवमेंट कौन लेके आया था या कौन चल रहा था, आंसू बोलते थे उसको, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। तो ये पहले सत्याग्रह कर रहे थे, नॉन वायलेंट चीज़ें कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे हैं, पिकेटिंग कर रहे हैं, धरना लगा के बैठे हैं, अरेस्ट करा लो, कर लो अरेस्ट, ऐसे ऐसे जो बेसिक सत्याग्रह जो गांधी जी फॉलो करते थे वो वाला। फिर उसके बाद क्या हुआ 1985 में, ये जो मूवमेंट थी 79 में जो स्टार्ट हुई थी, ये 1985 में ख़त्म हो गई थी क्योंकि एक असम अकॉर्ड साइन हो गया था। इसके अंदर क्या डिसाइड हुआ था कि जो कोई भी इंसान स्टेट के अंदर आया है इलीगली जनवरी 1966 से लेके मार्च 1971 तक, ये रह सकता है, बट इसको वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे। लेकिन जो 1971 के बाद आए हैं वो पूरा बाहर, मतलब स्टेट से बाहर सीधा। ये क्यों है? क्योंकि ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बारे में है, वहाँ के जो स्टेट के जो लोकल्स हैं उनकी आइडेंटिटी के बारे में है। पॉलिटिकल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी, वो लोग सोचते हैं कि हमारी जो पहचान है वही ख़त्म होती जा रही है, बाहर वाले आके रह रहे हैं, उन्होंने अपना स्टेट बना लिया है असम को। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? आइडेंटिटी का इशू है कि ये लोग अपनी आइडेंटिटी नहीं रख पा रहे हैं मेंटेन। तो लोग जो हैं, इंडिजिनस लोग जो हैं असम के, जो वहाँ रहते हैं सदियों से, वो सोचते हैं और फील करते हैं, और ये हो भी रहा है कि फ्यूचर में इलीगल माइग्रेंट इतने बढ़ जाएंगे कि वो पॉलिटिकल पावर सारी ले जाएंगे, वो मेजॉरिटी हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जैसा बताया पॉलिटिकल आइडेंटिटी, तो ये लोग अपने ऊपर ही, आप समझ रहे हो ना, अपने ऊपर ही अपने पॉलिटिशियंस नहीं रख पाएंगे, माइग्रेंट्स वाले पॉलिटिशियंस आ जाएंगे। तो ये इशू है। आई होप ये समझ में आया हो। और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो आसाम का इंडिपेंडेंस भी चाहती हैं। उस अभी देखो ये टॉपिक है उल्फा का, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, तो ये टॉपिक इसका है। तो काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक्चुअली अभी क्या करेंगे हम लोग, जो अंदर इश्यूज़ है ना आसाम के, वो देखते हैं। तो जो उल्फा है ये 1979 में बनी थी, ये देखो 1979। तो 1979 में बने थे। ये क्या चाहते हैं? असम की इंडिपेंडेंस चाहते हैं और वहाँ पे एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट चाहते हैं। लेकिन सक्सेसफुली एक बात हुई है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार और उल्फा ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंदर ऑपरेशंस वो सस्पेंड कर देंगे। इसको बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अग्रीमेंट, मतलब ये अटैक नहीं करेंगे किसी पे ऐसा। और सरकार ने क्या किया है, इनको बैन भी कर दिया है अंडर UAPA एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। क्योंकि और उल्फा को ख़त्म करने के लिए इंडियन आर्मी ने भी काफ़ी ऑपरेशंस चलाए हैं और जो अभी भी चल रहे हैं असम में। क्योंकि उल्फा ने ये साइन तो कर दिया सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, लेकिन फॉलो नहीं करते उसको बहुत ज़्यादा। बहुत सारे टेररिस्ट अटैक भी किए हैं इंडियन मिलिट्री पे भी। तो ये जो 1979 में आसू के साथ जो था ना, ये ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, उसके साथ ये 1979 में पैदा हुई थी। तो देखो ये इशू पता है कहाँ कहाँ है, सिर्फ भारत में नहीं है, बांग्लादेश भी इनके ऊपर वो कर रहा है, प्रेशराइज डाल रहा है। और इंडिया को सपोर्ट भी किया है बांग्लादेश ने इस रीजन में पीस लाने के लिए। अब आप सोचोगे क्यों? क्योंकि ये असम और बांग्लादेश कनेक्ट होते हैं,
बाउंड्री इनकी कनेक्ट होती है, तो उल्फा जो है वहाँ से ये लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इशू ऑफ बोडोलैंड में। तो पहले समझते हैं बोडोस कौन है। ये एक सबसे ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन किसके अंदर? नोटिफाइड जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके अंदर। नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं आसाम में, उसमें सबसे बड़ी कम्युनिटी है बोडोस की। और बोडोस 5 से 6% हैं आसाम की पॉपुलेशन के लिए। तो इन्होंने सेपरेट स्टेट के लिए एक अलग से इनको राज्य चाहिए। अराउंड 1980s के बीच में, लाइक 1984 85 ऐसे इन्होंने स्टार्ट किया कि डिमांड करी कि हमें अलग से एक राज्य दो। और ये एक आर्म्ड स्ट्रगल था। और आर्म स्ट्रगल कैसा, मतलब बहुत बुरा था ये। मतलब इस टाइम पे इन्होंने नॉन बोडोस को तो साफ ही कर दिया था ऑलमोस्ट। ओके, बहुत ज़्यादा किलिंग हुई थी। तो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये क्या है? इसको बोडोलैंड सिक्योरिटी फोर्स भी बोलते हैं। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, असम से काम कर रही है, जो चाहती है कि हम बोडोस का एक अलग से राज्य हो। और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसने करा है? कहा है, सेंटर ने कहा है। 1998 में फॉर्म हुई थी। और ये बोलते हैं कि हम रिप्रेजेंट करते हैं बोडोस को, ये बोलते हैं। ओके, और ये देखो, हार्ट ऑफ द बोडो प्रॉब्लम क्या है, जड़ पे क्या है? बोडो ट्राइब्स जो हैं वो नॉर्थ बैंक्स पे, ब्रह्मपुत्र के, इसका मैं रीजन नेक्स्ट आपको फोटो में दिखाऊंगा, तो वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे बंगाली स्पीकिंग जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं ना, उनसे प्रॉब्लम आ रही है। अब मैंने आपको क्या बताया था, असम में जो बाहर के माइग्रेंट्स हैं उनसे इशू हो रहा है, तो असम में ही बोडोलैंड का है। तो बोडोलैंड भी वही इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं बंगाली स्पीकिंग, उनके खिलाफ ये स्ट्रगल है कि भैया तुम निकलो यहाँ से। मतलब ये उनका कहना है कि तुम निकलो, ये हमारा राज्य है, हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी मेंटेन रखने दो हमें। तो यही यही है कि 1980s में भी यही हुआ था। जो नॉन बोडोज थे, उन यही इमिग्रेंट्स, उनके ऊपर हमला हुआ था, उनको मारा गया था। तो ये है कहाँ पे? ये देखो, ब्रह्मपुत्र के ऊपर का रीजन है ये। ठीक है, यहाँ पे मेरी थोड़ी क्रॉप हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में इट्स फुल। तो 2003 में बोडो मिलिटेंट्स ने अपना वो अग्रीमेंट के हिसाब से, एक अकॉर्ड हुआ था बोडो अकॉर्ड, उसके हिसाब से फिर इन्होंने आर्म्स ले कर दिया, मतलब बोल दिया कि ठीक है चलो कोई नहीं, सीज फायर ऐसे। तो उसके बाद एक बोडोलैंड ट्राइबल काउंसिल बनाया गया 6th शेड्यूल के अंदर, जिसके अंदर इनको 40 सब्जेक्ट्स पे पावर दी गई। और एक एरिया क्रिएट किया गया डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिसका नाम है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट 2003 में। तो ये बोडो अकॉर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, ये न्यूज़ में है बोडोलैंड अभी, जब अभी हम आगे देखेंगे, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता पढ़ना। ये क्यों इतना इशू बन गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस बोडोलैंड का? क्योंकि जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं वो क्या करते हैं, वो इनकी लैंड ले लेते हैं। राइट, फिर इनके साथ घुल मिलने लग जाते हैं ज़बरदस्ती, मतलब चाहे कल्चर मैच ना कर रहा हो, राइट, आइडियाज़ मैच ना कर रहे हो, कल्चर मैच ना कर रहा हो, वो फिर भी फोर्स्ड, मतलब एक तरीके से अपने आप को घुसाने की कोशिश करते हैं। और अगर वो ज़्यादा हो जाएंगे तो बोडोस का कल्चर लॉस हो जाएगा। कल्चर में क्या आ जाता है, जैसे लैंग्वेज आती है, राइट, कस्टम्स आते हैं, ये सब छूट जाएगा। तो आप सोचो, मतलब उनकी एक इकोनॉमी, उस पर असर पड़ रहा है, उनकी आइडेंटिटी पे असर पड़ रहा है। तो क्यों नहीं लड़ेंगे, वो लड़ेंगे ही अगर उनको लगेगा कि स्टेट उनके लिए काम नहीं कर रहा हित में। तो फिर बाद में उन्होंने लड़ा। और ये खासकर पता है कहाँ से आया था? ये 1985 के जो असम अकॉर्ड्स हुए थे, उनसे इनको मोटिवेशन मिला था। तो इन्होंने भी एक वो बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, तो उसके थ्रू बातें हुई थी। ओके, चलो आगे देखते हैं। लेकिन हाँ, अभी भी यहाँ पे 2012 में, अगर आपको कुछ याद हो किसी स्टूडेंट को, तो 2012 में भी एक वायलेंस हुआ था काफ़ी ज़्यादा, जो मतलब इवन के मुंबई में भी दिखा था कि काफ़ी सारे नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ रूमर फैला था कि उनके ऊपर मतलब हमला कर देंगे। तो वो काफ़ी सारे लोग चले गए थे, ओके, ट्रेन पकड़ के वापस। तो इतना असर होता है। तो देखो, ये है बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। इसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, कोकराझार, चिरांग, बाक्सा, उदलगुरी। तो ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर है। राइट,
तो जो इसमें अनरेस्ट आया था बोडोलैंड में, वो असम अकॉर्ड के बाद आया था, जैसे मैंने बताया। ओके, तो असम अकॉर्ड के बाद ABSU ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन। इन्होंने बोला कि नहीं, बोडोस को भी अब आप स्टेट दो, असम अकॉर्ड आपने कर लिया, अब हमें भी दो, हमें भी चाहिए। तो ये इनका इशू वहाँ से उठा था, स्टेटहुड का। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली 2020 में ही, जनवरी में इसी साल, यहाँ पे अग्रीमेंट हुआ है, एक काफ़ी बड़ा अग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बता दूँ, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, ये आपने देख लिया, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर उसके बाद बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, ये जस्ट रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। तो क्या हुआ है अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और बोडो ग्रुप्स ने, और जो भी थे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, NDFB के पार्ट जो थे, सब ने मिलकर एक अग्रीमेंट किया है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट रीड्रॉ करेंगे, किसको? BTAD को। इसलिए मैंने आपको ये भी बताया था, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, और इसको रीनेम करेंगे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के नाम से, असम में। तो बीटैड क्या है, मैंने आपको बताया 4 डिस्ट्रिक्ट पे है, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और यूदलगुरी। और जो ये बीटैड है, ये 6th शेड्यूल के अंडर आता है। और अब जो ये रीजन रहेंगे ना BTR के, इनके ऊपर CAA अप्लाई नहीं होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये बोडोलैंड का इशू न्यूज़ में है, इस साल अग्रीमेंट हुआ है, तो कुछ ना कुछ सवाल ऊपर नीचे से बन सकता है। डायरेक्ट नहीं आएगा इस टॉपिक पे, कुछ आगे पीछे वो पूछ लेंगे कि इस रीजन में क्या हुआ है, क्यों इश्यूज़ हो रहे हैं, ऐसा पूछ सकते हैं। सोल्यूशंस क्या और दे सकते हो, या फिर और अग्रीमेंट होने चाहिए, या फिर ओवरऑल सिक्योरिटी इशू आसाम की क्या है। तो ऐसे करके कुछ अगल बगल का पूछ लेंगे, डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे। UPSC यही करता है। ये न्यूज़ में आया ना, तो आपको अगल बगल की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे बीटैट क्या है, 6 शेड्यूल क्या है, वो 6 शेड्यूल पे कुछ पूछ सकते हैं। और उसमें पूछेंगे ही नहीं कि बोडोलैंड में, अभी न्यूज़ में क्या आया, बोडोलैंड की वजह से 6th शेड्यूल न्यूज़ में आया, तो वो 6 शेड्यूल पे कुछ पूछ लेंगे आपको। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड होगा, वो आपको लिखना पड़ेगा उसमें। तो ऐसे पूछ लेती UPSC, डायरेक्ट नहीं पूछेगी। डायरेक्ट पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, तो वो इजी क्वेश्चन हो जाएगा, और इजी तो UPSC की डिक्शनरी में नहीं है ना। फिर असम में और क्या इश्यूज़ हैं? NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये भी इसी चक्कर में आया था, इमिग्रेशन के चक्कर में। तो NRC क्या है? वो एक लिस्ट है, 1951 में बनी थी सेंसस के ऊपर। तो 1980s में असम का, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ स्ट्रगल इश्यूज चल रहे थे, इसलिए 85 में असम अकॉर्ड हुआ था। तो यही इशू था कि फॉरेनर्स को भगाओ यहाँ से, उनको सीधा बोलते थे वो कहते थे कि काफ़ी सारा माइग्रेशन हो रहा है असम में, और इसकी वजह से हमारी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म होने के उसमें है, कगार पे। ओके, और ये जो इसको फिर बाद में डिमांड बढ़ने लगी कि इसको आप अपडेट करिए। और असम में पता है, माइग्रेशन एक्चुअली ये नहीं है सिर्फ इंडिपेंडेंस से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, कॉलोनियल टाइम से भी, ब्रिटिशर्स टाइम से चल रहा है। फिर उसके बाद बॉर्डर स्टेट है इंडिया में, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, तो और इसमें आते हैं। तो ये इशू है। तो NRC का जो इशू है, सुप्रीम कोर्ट में 2013 में लिया गया था, और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि अब इसको आप अपडेट करिए, 2013 में बोल दिया। ओके, तो ये है। और क्यों सेपरेट अलग से क्यों चाहिए? वही, जैसे मैंने आपको बताया, माइग्रेशन बहुत इसका मतलब 100 साल से चलता आ रहा है। ब्रिटिश रूल में असम को बंगाल के साथ मर्ज कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज़ के लिए, तो वहाँ से फिर माइग्रेशन होने लगा। फिर 1826 से 1947 में ब्रिटिशर्स काफ़ी सारे असम में चीप लेबर लाते रहे चाय बनाने के लिए। टी प्लांटेशंस जो थी वहाँ पर वो लोग लेके आने लगे काम करने के लिए। तो माइग्रेशन कहाँ कहाँ से हुआ? ब्रिटिशर्स के, एक तो ब्रिटिशर्स लेकर आए, फिर ब्रिटिशर्स के बाद भी हुआ। ब्रिटिशर्स के बाद कैसे हुआ? पहले तो पार्टीशन हुआ, राइट। फिर उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान से, मतलब वही फर्स्ट स्टेप क्या था, पार्टीशन, और ईस्ट पाकिस्तान के साथ हुआ। बांग्लादेश जो है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, तो पार्टीशन हुआ, वहाँ से लोग आए। फिर उसके बाद जब बांग्लादेश बना 1971 में, उसके बाद फिर से लोग आए, ठीक है। इसके बाद फिर एजिटेशन स्टार्ट हुई 1979 से 1985 तक, किसके अंडर? आसू के अंदर, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। और फिर उसके बाद बना असम अकॉर्ड, जिसके अंतर्गत ये डिसाइड हुआ कि इलीगल माइग्रेंट्स जो आए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको वापस भेजा जाएगा। तो ये है सारी कहानी। और फिर इसी के अंदर बाकी चीज़ें देखिए आप, NRC को देखिए, बोडोलैंड का इशू देखिए, उससे कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है। तो ये स्टोरी है।
और एनआरसी भी आपको पता है न्यूज़ में रहा है ना। तो ये पूरी स्टोरी है। आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो रहा हो एनआरसी, असम अकॉर्ड और बोडोलैंड इशू। और असम में अब कौन से इंसर्जेंसी के ग्रुप्स हैं और उनको यूएपीए के अंडर किस किस को बैन किया गया है। उल्फा है, ये तो बहुत टेररिस्ट एकदम है सब कुछ, ये तो मतलब ऐसे ही है। फिर एनडीएफबी भी बहुत खतरनाक है, ये भी बहुत हमला करते हैं। कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन नॉट सो प्रोमिनेंट, बट इसको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार किया गया है। तो इस तीनों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार किया गया बिकॉज ये हमला करते हैं। उल्फा तो बहुत एक्टिव है अभी भी। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, मणिपुर पे। ओके, इसका लोकेशन देख लीजिए। मणिपुर में बहुत इश्यूज हैं, बहुत छोटे छोटे फैक्शंस हैं, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, काफ़ी वायलेंट स्टेट है। तो इसको भी थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से। तो मणिपुर में मैती ट्राइब है, कुकी ट्राइब है, नागा ट्राइब है, और ये अलग अलग रीजन में है। मैती मेजॉरिटी है, 60% लोग ये हैं, ये रहते हैं प्लेन में। नागा और कुकीज़ जो हैं ये रहते हैं हिल में, ओके, पहाड़ियों में रहते हैं। जो मैती ट्राइब है वो प्लेन्स में रहती है। तो इनके लिए, इनको ये भी एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं। तो सेपरेट स्टेट के लिए जो इंसर्जेंसी थी वो 1964 में बनी थी, और उसके बाद डिमांड्स के हिसाब से 72 में मणिपुर को स्टेटहुड दे दिया गया था। लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा वायलेंट ग्रुप्स हैं, नॉन वायलेंट्स भी ग्रुप हैं, जो इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं इंडिया से, वो चाहते हैं पूरा अलग होना। फिर 1999 में कुछ ये मिल बांट के कुछ ऐसे बन गए थे, मणिपुर पीपल लिबरेशन फ्रंट, ये इन्होंने एक ग्रुप बना लिया था। ये ऐसा नहीं है कि सब एक ही इंस्टीट्यूशन बन गए हैं या ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं, ये एक ग्रुप है, जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है। तो ये एक ग्रुप बना लिया इन्होंने। और आज की तारीख में मणिपुर एक वन ऑफ द वर्स्ट केस है नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी के संदर्भ में। तो बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप हैं स्टेट में, और सबसे बड़ा लफड़ा ये है कि ये एक तो सरकार के खिलाफ भी लड़ रहे हैं और ये एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ते रहते हैं। और एक और लफड़ा है कि ये लोग का इरादा भी एक नहीं है। नागाज जो हैं ये मणिपुर का एक पार्ट लेके नागालैंड के साथ मर्ज करना चाहते हैं, जो मैती लोगों को मंजूर नहीं है। मैती लोग क्या चाहते हैं कि पूरा स्टेट ऐसे का ऐसा ही रहे, अखंड रहे और अलग हो जाए पूरा भारत से। तो ऐसी बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। नागाज, कुकीज़, मैतीज़, मुस्लिम्स, इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं क्योंकि बहुत सारे ग्रुप हैं वहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट के दूसरे कन्फ्लिक्ट से काफ़ी अलग है। नॉर्थ ईस्ट के दूसरे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे काफ़ी अलग है, क्योंकि इसके मणिपुर में काफ़ी सरेंडर्स नहीं देखे गए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने कार्डर्स पे, अपने सोल्जर्स पे, सो कॉल्ड सोल्जर्स, असली सोल्जर्स नहीं हैं वो, तो सो कॉल्ड सोल्जर्स पे, दैट्स माय ओपिनियन, बट येस दे ऑल्सो डू नॉट फिट दी डेफिनेशन जो सोल्जर की एक डेफिनेशन होती है। सो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ 2019 में जो मणिपुर के गवर्नर थे, गवर्नर की स्पीच पे। तो इन्होंने कहा है कि अभी आजकल ये देखा जा रहा है कि चेंज हो रहा है थोड़ा, किस चीज़ में, आइडियोलॉजी में। अब वो इंसर्जेंसी से हट के टेररिज्म पे जा रहे हैं, बॉम्ब लगा रहे हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे, सिविलियंस को, इनोसेंट, जिनका कोई कसूर नहीं, तो उनके ऊपर भी अटैक हो रहा है। नेशनल हाईवेज पे अटैक हो रहा है, एक्सटॉर्शन किया जा रहा है ऑफिशियल्स पे, पैसे उनसे ऐंठे जा रहे हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब जो है इंटरनल सिक्योरिटी के इशू को और बढ़ावा दे सकते हैं। और मणिपुर इसी वजह से एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रबल्ड स्टेट है जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है बिकॉज वेल डायरेक्टेड काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स, मतलब अच्छे तरीके से इंसर्जेंसी को टैकल करने के लिए, उससे उसको डिफीट करने के लिए जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो सक्सेसफुल हो भी रहे हैं। तो ये स्थिति है अभी। तो देखो नॉर्थ ईस्ट में, जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के मणिपुर के जो रेबल्स हैं वो डिफेक्शन नहीं करते हैं, और उनकी ना इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। और रेबल्स जो हैं वो लोकल पुलिस पे भी ज़्यादा हमला नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो लोकल सपोर्ट रहता है उनको। लेकिन उनके लिए जो फंडिंग है ना मेन, वो आती है एक्सटॉर्शन से। जो टेम्पल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, बिजनेसमैन हैं,
या वुमेन, बिजनेस वुमेन, उनसे इलीगली मतलब ये पैसा छीनते हैं सिक्योरिटी के नाम पे कि आप पे हमला नहीं करेंगे, आप पैसा दो। तो देखो, अंडर UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, सेंटर ने किन किन ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट बोला है? सारों को ही बोला है, जो भी है ना इसमें सबको बोला है। यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, पीपल्स लिबरेशन आर्मी फॉर ऑफ मणिपुर, सबको बोल दिया है। प्रीपक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब। अब आते हैं मेघालय पे, इसका लोकेशन देख लो। मेघालय में बहुत कम इंसर्जेंसी है, ये अच्छी बात है, ये स्टेट थोड़ा शांत है अब इस रीजन के हिसाब से। लेकिन इसमें भी थोड़े बहुत इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि इसमें भी ट्राइब्स एक दूसरे से थोड़े झड़प में आ जाते हैं। ओके, और खासकर ट्राइबल, इधर लिखता हूँ, ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल, ये भी है इशू। ठीक है, फिर बहुत सारी करप्शन भी है और बहुत सारे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स भी आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग आते हैं अपनी ज़िंदगी काटने के लिए, क्रिमिनल्स भी आते हैं, तो उनसे बहुत बड़ा इनको प्रॉब्लम है। और सीधी सी बात है, होगा क्यों नहीं होगा। और इससे बात यही है, अगेन यहाँ पे यही डर है कि जो इमिग्रेंट आ रहे हैं कहीं वही हमको माइनॉरिटी ना बना दें। ये कौन सोचता है? मेघालय की ट्राइब्स। फिर जैसे मैंने आपको बताया था, गारो खासी वहाँ पे जयंती आप पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, पहाड़ियाँ, तो वही जो ट्राइब्स हैं और नॉन ट्राइबल्स के साथ बहुत इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, और अभी तक ये इंसर्जेंसी में बदला नहीं है, बदल सकता है, समझ रहे हो, ध्यान से पढ़ो। ये इंसर्जेंसी में बदला नहीं है, बढ़ सकता है, बदल सकता है। फिर यहाँ पे मेघालय में कौन सी हैं ऑर्गेनाइजेशन? हाउएन ट्रैप, सॉरी हैनी ट्रैप, नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी GNLA। तो एक को बोल दिया है अनलॉफुल, HNLC को, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी को बोल दिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, अगेन लोकेशन ध्यान में, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत एक्टिव हैं। NSCN एक्टिव है, IM एक्टिव है, फिर उल्फा एक्टिव है यहाँ पे। तो देखो NSCN का क्या है, अरुणाचल में जो 3 स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, ओके, ऊपर की तरफ, तिराप, चंगलांग, लोंगडिंग, ये जो हैं इनमें हमेशा डर बैठा रहता है क्योंकि यहाँ पे NSCN है, यहाँ पे जो किडनैपिंग करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, फ्यूड फैलाते हैं, मतलब एक दूसरे में वो करते हैं कि हम ऊपर या तुम ऊपर। तो अपने अंदर भी NSCN फाइट करता रहता है, दो है ना NSCN, IM और कापलांग, तो ये भी अपना लड़ाई करते रहते हैं। और NSCN IM जो है, इसाक मूविया, ये नागालिम बनाना चाहते हैं, और ये जो पार्ट है ना अरुणाचल का ऊपर का, ये वाला, उसको भी साथ में नागालैंड में लेना चाहते हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग, ये हमेशा इनमें डर बैठा रहता है कि ये क्या हमला कर दें। फिर उसके बाद इन दोनों नागा आउटफिट्स के अलावा उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये भी यहाँ पर है। और यहाँ पे ये अरुणाचल से रास्ता करते हैं, मतलब ट्रांसिट रूट है। उल्फा यहाँ पे ट्रैवल करके कहीं और जाने के लिए इस रास्ते को यूज़ करता है। लेकिन ये थोड़ा पीसफुल रहा है 2001 के बाद, क्योंकि वहाँ पे सीज फायर हुआ था, किसके साथ? NSCN खापलांग के साथ, जो तिराप डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव था। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये चांगलिंग है, ये तिराप है, ये लोंगडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा एक डर रहता है बना हुआ कि यहाँ पे ये NSCN खापलांग और NSCN इसाक मूविया आके अटैक ना कर दे, ऐसा चलता रहता है। लेकिन अब क्या हुआ, जो 2001 में जो सीज फायर था वो इन्होंने 2015 में साइन करने से मना कर दिया और आर्मी पे बहुत बड़ा हमला भी किया। तो ऐसी एक्टिविटीज़ चल रही हैं अरुणाचल प्रदेश में। ओके, फिर आते हैं मिज़ोरम पे। मिज़ोरम का लोकेशन देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये स्टेट एक सक्सेस स्टोरी है इंसर्जेंसी को सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद जो डेवलपमेंट लाया जा सकता है, विकास लाया जा सकता है, उसके लिए भी। तो यहाँ पे भी
स्टेटहुड का डिमांड था, तो वो 1986 में एक पीस डील साइन हुई थी। उसके बाद स्टेट बना था। स्टेट कब बना था? 1987 पे। 23वां स्टेट था भारत का। 53rd अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में करी गई 1986 में। उसके बाद फरवरी 20 1987 में एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद क्या हुआ, स्टेट आने के बाद काफ़ी स्टेबिलिटी आई और उसके बाद अथॉरिटीज़ काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट भी लेकर आई, एग्रीकल्चर में भी और इकोनॉमी में भी। लेकिन इश्यूज़ क्या क्या आ सकते हैं? पोटेंशियल एरियाज़ जो हैं जहाँ पे इश्यूज बन सकता है वो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मतलब इनइक्वालिटी आ रही है। और कुछ ट्राइब्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब का रिकग्निशन चाहते हैं और कईयों को मिल रहा है, कईयों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब पे रिजर्वेशन मिलता है ना गवर्नमेंट जॉब्स में। तो उस चक्कर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, बट इंसर्जेंसी नहीं बना है, फाइटिंग नहीं हो रही है, आग बंदूकें लेके मार नहीं रहे एक दूसरे को। नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं, त्रिपुरा। लोकेशन देख लीजिए। तो यहाँ पे भी ये एक इशू आया है कि जैसे ये बॉर्डर पे है बांग्लादेश के साथ, तो यहाँ पे भी ये इशू है कि यहाँ पे भी माइग्रेशन हुआ। पाकिस्तान जो था, ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ से माइग्रेशन हुआ, तो उसकी वजह से टेंशन्स हुई, लोकल वर्सेस माइग्रेंट्स। उस टेंशन की वजह से त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट एक बनी। लेकिन सरकार ने इसमें इंटरवीन किया, सरकार आई, उन्होंने बातें करी। उसके बाद 6 शेड्यूल में शेड्यूल काउंसिल बनाया, ट्राइबल एरियाज़ को लैंड रिफॉर्म के अंडर लाया ताकि उनको ज़मीन मिले, वो इकोनॉमी बढ़े वहाँ पे। तो उसकी वजह से ये ग्रुप्स पे इतना अट्रैक्ट नहीं हुए। कौन से ग्रुप्स? एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो होते हैं, ये वाला। बट अभी भी इशू है, क्योंकि ट्राइबल जो हैं अभी भी थोड़े खफा हैं, क्योंकि उनके ऊपर मॉडर्न जो आइडियाज़ हैं वो थोपे जा रहे हैं और लोकल कस्टम्स उनके दबाए जा रहे हैं। तो ये एक इशू है। देखिए, ट्राइबल्स का इशू होता ही है, अगर उनको आप थोपोगे कुछ, उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ करोगे, तो वो ऑब्वियसली उनको लगेगा कि आप उनके कल्चर को तोड़ रहे हो। और जैसे मैंने आपको बताया, बांग्लादेशी बॉर्डर के पास है, तो ये एक स्मगलिंग का रूट है। मिलिटेंट्स जो दूसरे राज्यों में हैं उनको सप्लाई होता है यहाँ से वेपन्स, तो ये एक कंसर्न है, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न, राइट। फिर वही बॉर्डर की वजह से बंगाली स्पीकिंग जो लोग हैं उनको आउटसाइडर माना जाता है। वो हैं भी, अगर दूसरी देश से आ रहे हैं ना, वो तो हैं ही, तो उनको, उनके खिलाफ भी यहाँ पे वो है, बहुत गुस्सा है कि क्यों आ रहे हो। और ऊपर से एक और लफड़ा होता है कि जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है, तो वहाँ से लोग आके मिज़ोरम में आ रहे हैं, सॉरी मिज़ोरम से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इशू है। त्रिपुरा में भी 2 एसोसिएशंस हैं, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। तो ये भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अनलॉफुल है। सिक्किम, लोकेशन देख लीजिए, फाइनल स्टेट। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, सिक्किम इज़ फ्री फ्रॉम इंसर्जेंसी, यहाँ पे है नहीं, और इनकी बहुत डेवलपमेंट भी है, यहाँ पे हाई डेवलपमेंट है। और काफ़ी ज़्यादा इनके जो एथनिक ग्रुप्स हैं, सिक्किम में जो एथनिक ग्रुप्स हैं, अलग अलग कल्चर के लोग, लेपचास, भूटियाज, नेपालीज, तो उनके साथ भी इन्होंने बैलेंस बना के रखा है, साथ लेके चला है। डेवलपमेंट काफ़ी हाई है, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई है, तो उसकी वजह से स्थिरता है, एक राज्य में स्टेबिलिटी है। तो ये सब इश्यूज़ हैं। फाइनली हमने सारे स्टेट्स को देख लिया है, जो भी नॉर्थ ईस्ट में है, जहाँ पे भी इंसर्जेंसी छुई भी है। सिक्किम जैसे स्टेट को भी लिया है, ऑल्दो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं इसको, बट बताना ज़रूरी होता है। अब क्या है, आपके दिमाग में रहेगा, उससे क्या है, आप इसको कंक्लूजन में लिख सकते हो कि यहाँ पर भी एथनिक ग्रुप्स हैं, यहाँ पे भी लोगों को बांट के नहीं, मिला के रखा है। तो कंक्लूजन क्या है? देखो, नॉन लोकल जो लोग हैं उनके साथ लड़ाई है लोगों की, लोकल वर्सेस नॉन लोकल। एथनिक इश्यूज हैं, मतलब एक कल्चरल ग्रुप दूसरे कल्चरल ग्रुप से लड़ाई कर रहा है, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। तो इससे क्या है, जो इंसर्जेंसी वाले लोग हैं, जो हमला करने वाले ग्रुप्स हैं, उनको सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट तो मिलता ही है, और इसी से इंसर्जेंसी फैली भी रहती है, चलती भी रहती है। फिर और भी पॉइंट है कि यहाँ पे जो रीजन है नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत अच्छा है, बहुत यहाँ पे रिसोर्सेज है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था इसी लेक्चर के। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन कम है, क्योंकि एक तो पहाड़ी इलाका है, मैंने आपको बताया था
बहुत जो मैक्सिमम एरिया है वो पहाड़ी इलाका है, प्लेन्स कम है। तो इसमें अगर इन्वेस्ट की जाए, ऐसा तो है नहीं कि पहाड़ों पर डेवलपमेंट नहीं होती, होती है, नीचे हो सकती है, एकदम चोटी पे क्यों जाना। तो जो प्लेन्स हैं, जो सेमी प्लेन्स हैं, उन पे जाके तो करें, तो वहाँ से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट आएगी, डेवलपमेंट होगी, जो सिक्किम एक रोल मॉडल बन सकता है ना इस एरिया के लिए। ठीक है, तो सरकार को क्या करना चाहिए, थोड़ी सी पॉलिसीज ऐसी लानी चाहिए जो रीजन के लिए बनी हो, जो ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से बैठ के बना रहे हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट में आए नहीं, रहे नहीं, थोड़ा ट्रैवल करो, वहाँ पे देखो लोग ये प्रॉब्लम क्या है, बातें करो, है ना, ऐसे ऐसे करके सोल्यूशन निकाला जाए। सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ाने से नहीं होगा, यहाँ पे भी डेवलपमेंट चाहिए। ओके, और ये बहुत अभी तक अभी 10-20 साल में थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन उससे पहले तो नॉर्थ ईस्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था तब तक, मतलब डेवलपमेंट के संदर्भ में उसको सिर्फ सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ही देखा जाता था। तो अगर इसको चेंज नहीं किया, जैसे अभी धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, एक्ट ईस्ट कर रहे हैं, नए नए ब्रिज बन रहे हैं, अरुणाचल में भी बन रहे हैं, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी डेवलपमेंट की हैं वो लाई जा रही हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी ध्यान बटना शुरू हुआ है, ध्यान सॉरी बटना नहीं, ध्यान इस पर भी शुरू हुआ है कि ये एक डेवलपमेंट इशू भी है। तो पिछले 10-15 साल में ऐसी जागरूकता आई है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसी पे चलना है। अगर इसको सिर्फ सिक्योरिटी प्रॉब्लम रखेंगे तो ये सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, मतलब अगर आप वायलेंस करोगे, वायलेंस ही आपको पलट के आएगा। ओके, चलो फटाफट रिव्यू कर लेते हैं। बहुत स्लाइड्स हो गई। आई होप आप लोग बोर ना हुए हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो। चलो, आई हैव ट्राइड टू मेक स्लाइड्स इंटरेस्टिंग, ताकि हर उसमें कुछ थोड़ी अलग फ़ोटो दिखे, अलग थोड़ा पैटर्न दिखे, तो विजुअली आप कम से कम बोर ना हो। तो पहले हमने देखा 8 स्टेट्स होते हैं, 7 सिस्टर्स के बारे में पढ़ा, जोग्राफिकली थोड़ा देखा, इंटरनेशनल क्या है थोड़ा सा बता दिया, बिकॉज देखो ये पर्सपेक्टिव होता है, ये कंटेक्स्ट होता है, यही चीज़ आपको आगे याद रहेगी स्टोरी की तरह। फिर हमने डेफिनेशंस देखी, इंसर्जेंसी की देखी, मिलिटेंसी की देखी, कैटेगरीज यहाँ पे कन्फ्लिक्ट की, मतलब नॉर्थ ईस्ट में कौन से टाइप के कन्फ्लिक्ट होते हैं, 3 टाइप मैंने आपको बताए। सब रीजनल कैसे होता है, देखो नॉर्थ ईस्ट एक रीजन है, मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। तो सब रीजनल मतलब रीजन के अंदर के इश्यूज़, तो नॉर्थ ईस्ट जैसे एक रीजन है तो उसी के अंदर और भी इश्यूज़ होते रहते हैं, जो एथनिक कन्फ्लिक्ट नहीं हो, जो नेशनल कन्फ्लिक्ट ना हो। नेशनल लेवल पे क्या हो जाता है, जहाँ पे वो स्टेट मांगने लग जाते हैं। एथनिक मतलब एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से लड़ रही है। सब रीजनल मतलब जो एक स्टेट है, वो स्टेट के अंदर अपने आप को, सॉरी, एक ग्रुप है, वो एक स्टेट में अपने आप को ज़्यादा बनाना चाहता है आगे, ऐसे मतलब वो तो रीजन तक ही रहता है, वो स्टेट के साथ, राज्य सरकार के साथ कन्फ्लिक्ट में आता है। नेशनल कन्फ्लिक्ट में वो केंद्रीय सरकार के साथ लफड़े में आते हैं, ऐसे मतलब। और ये भी हो सकता है सब रीजनल कन्फ्लिक्ट में आप बोल सकते हो वो ज़्यादातर एक ही स्टेट में रहते हैं, ऐसे। और नेशनल में वो एक स्टेट से दूसरे में चले जाते हैं। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा हमने, इसको 2 पार्ट में बांटा। प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया और उनकी वजह से क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या रहा है, अनगामी जापू फिज़ो, ये एक इम्पॉर्टेंट उसमें रहे हैं, ठीक है, फिगर हैं। फिर उसके बाद ऑल पार्टीज हिल लीडर कॉन्फ्रेंस। फिर सिचुएशन क्या है अभी, इंसर्जेंसी के हमले घट रहे हैं, उसके इंसिडेंसेस घट रहे हैं। स्टेट वाइज हमने समझने की कोशिश करी, नागालैंड की स्टोरी समझी, ओके, टाइमलाइन समझी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बाद तो काफ़ी सारी इजी हो गए। तो कॉम्प्लिकेटेड मैंने पहले पढ़ाया क्योंकि लेक्चर के टाइम पे शुरू में थोड़ा ध्यान ज़्यादा रहता है और एक्टिव ज़्यादा रहता है इंसान, तो पहले मैंने हार्ड वाले समझा दिए, उसके बाद बाकी आपने देखा होगा, बाकी तो आगे पपलू से ही थे। बहुत इजी से थे। तो स्टेट कैसे बना, टाइमलाइन क्या है, नागा पीस अकॉर्ड क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ एक्टिव हैं। आसाम को भी ऐसे ही समझा, हिस्ट्री समझी, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं और इश्यूज़ कौन से हैं। बोडोलैंड का है, राइट, पूरा डिटेल में देख लिया। उसके बाद यहाँ पे अभी ये अग्रीमेंट हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में किसी तरीके से आ सकता है। एनआरसी क्या है, उसके बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस, मणिपुर में क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है, ये गवर्नर की स्पीच से डायरेक्ट उठाया गया है, यहाँ पे क्या इश्यूज़ है वो बता दिए। मेघालय को हमने देख लिया, अरुणाचल अपना कुछ नहीं है इनका, बाहर से जो इश्यूज़ आए हैं
NSCN के 2 फैक्शंस हैं, मतलब 2 ग्रुप्स। ये हमने देखा कहाँ पे एक्टिव हैं, मिज़ोरम, ये जो बॉर्डर से जुड़ा रहता है उसमें तो और थोड़ी तकलीफ़ें होती हैं, त्रिपुरा एंड सिक्किम। ओके, फिर हमने कंक्लूजन देखा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आई होप कुछ सीखने मिला हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एवरीबॉडी, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।